कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जिसके नीचे अगर कोई नाइट्रोजन चला गया है या कोई भी एलिमेंट चला गया है तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। जो ओड लीफ होती है वो अपने मिनरल्स को कहां ट्रांसपोर्ट करती है, कहां पर रीट्रांसलोकेट करती है? यंग लीफ में। आयरन और मैग्नीज को रूट के अंदर, प्लांट के अंदर पहुंचने ही नहीं देगा। दूसरा क्या हमने लिखा है, ये कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन ये रोक देता है। जब किसी मिनरल एलिमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्रिटिकल बोल रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। कल के लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कितने एलिमेंट्स एसेंशियल है, तो कितने आए थे? 17 एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी एसेंशियल। व्हाई दोस एलिमेंट्स वर सेड टू बी एसेंशियल? क्योंकि वो सारे जो क्राइटेरिया थे एक एलिमेंट्स को एसेंशियल कहने के लिए वो उसको सैटिस्फाई करते थे। फिर उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? अगर ज्यादा होती है तो दे आर सेड टू बी मैक्रोन्यूट्रिएंट, कम होती है तो दे आर सेड टू बी माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन से एलिमेंट्स को मैक्रो कहा था? ट्रिक से याद किया था, निमोनिक से। माइक्रो का भी हमने ट्रिक कल ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। तो अभी तक बच्चों आप सबको याद भी हो चुका होगा और शायद आपने एक दो के फंक्शंस और एब्जॉर्प्शन फॉर्म भी याद कर लिए होंगे। धीरे धीरे करके करना, इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा सारा। आज हम देखेंगे बच्चों की कौन से एलिमेंट्स की अगर कमी होगी प्लांट्स में तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा और क्या सिम्टम्स है वो सफर करते हैं इन दी डेफिशिएंसी। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, डेफिशिएंसी होगी कब? कल मैम ने आपको एक सीधा सा चीज बताया था, बहुत नॉर्मल, कि एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है बच्चों? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या समझते हो आप? कल पढ़ा था हमने, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो प्लांट्स को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। अगर प्लांट को ये कंसंट्रेशन भी एक एलिमेंट का ना मिले तो क्या हो जाएगा? प्लांट को उस एलिमेंट की कमी हो जाएगी, है ना? तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। कंसंट्रेशन below which plant growth is retarded. Plant growth is retarded. For example, एक पर्टिकुलर अमाउंट है नाइट्रोजन का जो एक प्लांट को चाहिए, है ना? अब उस कंसंट्रेशन में अगर एक प्लांट को नाइट्रोजन ना मिले, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ है बच्चों? सॉइल से वो लेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो सॉइल है ये, ठीक है, इनके पास रूट हेयर्स होते हैं, वो नाइट्रोजन को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो अपना बढ़िया ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो इनकी प्रॉपर ग्रोथ करा रही है, दैट इज सेड टू बी क्रिटिकल कंसंट्रेशन। बट अगर मान लो नाइट्रोजन सॉइल में ही क्या हो गया? सॉइल में क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। अब जब है ही नहीं खाना, नाइट्रोजन है ही नहीं सॉइल में, तो प्लांट लेगा कैसे? प्लांट उसको ले नहीं पाएगा, ग्रोथ कर नहीं पाएगा। दैट मींस नाइट्रोजन अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है, और अगर नाइट्रोजन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है दैट मींस प्लांट विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी डिजीज। और वो डेफिशिएंसी डिजीज किसका होगा? नाइट्रोजन की कमी से। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जिसके नीचे अगर कोई नाइट्रोजन चला गया है या कोई भी एलिमेंट चला गया है तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे हो तो प्लांट स्टार्ट शोइंग बिलो दिस कंसंट्रेशन, प्लांट्स स्टार्ट शोइंग हंगर साइन। यार जब हमें खाना नहीं मिलता तो हमें भी भूख लगने लगती है ना, अजीब अजीब सा। हम कुछ लोगों को तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होता, ठीक है, मतलब वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो उनकी अलग हैबिट आपको देखने को मिलती है, वो वॉक करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ इनकी हैबिट आपको देखने को मिलती है। तो प्लांट को भी भैया नाइट्रोजन चाहिए था, अब नाइट्रोजन नहीं मिल रही, नाइट्रोजन की भूख तो प्लांट में क्रिएट होगी ना। उस भूख को हम क्या बोलते हैं? हंगर साइन। ये हंगर साइन आई क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन थी वो बिलो क्रिटिकल लेवल पहुंच गई है, तो दे विल स्टार्ट शोइंग हंगर साइन। इसी हंगर साइन को हम क्या बोलते हैं? इसी हंगर साइन को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। जो भी प्लांट में आपको हंगर साइन दिखाई देगा बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, वो क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम होगा, ठीक है। दे विल स्टार्ट शोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम। तो नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर वो कम होंगे तो वो अपना एक रिस्पेक्टिव डेफिशिएंसी
सिम्टम शो करते हैं जिसको देख करके पहचाना जा सकता है कि ओ इस प्लांट को इस एलिमेंट की कमी है। ठीक है, जैसे हम कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं बच्चों, तो उसका भी सिम्टम होता है ना। ठीक है, जैसे कोविड का है, 19 का सिम्टम है। ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट आए, सिम्टम्स बदलते चले गए, तो उन सिम्टम्स को हम डायग्नोस करते थे, पहचानते थे, तो बताते थे कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस और दैट पर्टिकुलर डिजीज। सिमिलरली प्लांट्स में भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों हुए हैं? क्योंकि एक एलिमेंट की, एक मिनरल की कमी है ना। उसी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से जो प्लांट जूझ रहा है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज सेड टू बी a deficiency symptom or the deficiency disorder, you can say the hunger sign. प्लांट्स में किस किस तरीके के डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं बच्चों, और देखते हैं। 4 डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपने पढ़ने हैं, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, दैट इज क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, सेल डिवीजन का इनिबिशन और फ्लावरिंग में डिले हो जाना। फ्लावरिंग में डिले हो जाना। तो क्लोरोसिस क्या होता है बच्चों? क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल सेगमेंट। और बच्चों क्लोरोफिल वो तो ग्रीन पार्ट है प्लांट्स का। ठीक है, अगर क्लोरोफिल का लॉस होगा तो इट विल रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ लीव्स। किस में रिजल्ट करेगा ये? येलोइंग ऑफ लीव्स में। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस होता है लॉस और यू कैन से डेथ ऑफ लोकलाइज्ड टिश्यू। एक पर्टिकुलर जगह से टिश्यू का खत्म होना। ठीक है, मर जाना, फॉर एग्जाम्पल लीफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से एलिमेंट की कमी से क्लोरोसिस हो सकता है, कौन कौन से एलिमेंट की कमी से नेक्रोसिस होता है। तो एनसीईआरटी ने काफी कुछ लिखा हुआ है। चैलेंज आता है याद करने में, तो हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? निमोनिक्स का। निमोनिक्स की मदद से हम सारे एलिमेंट्स को याद करेंगे। देखो निमोनिक्स लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर। क्लोरोसिस किस किस एलिमेंट की कमी से होगा? मॉलिबेडनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड जिंक। डिफिकल्ट टू लर्न, सो व्हाट वी गोना यूज? ये देखो, मोनिका से फिर मांगे मंजन। ठीक है, XYZ जो भी पर्सन है, मान लो तुम लोग ट्रिप पर गए हो, ठीक है, और वहां पर एक मोनिका नाम की लड़की है, अपना टूथपेस्ट तुम लोग ले नहीं गए। ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? मोनिका से बार बार फिर से क्या मांगा जा रहा है? मंजन। तो इस तरीके से आपने याद रखना, मंजन इज टूथपेस्ट। ओके, सो ये निमोनिक्स आपको हेल्प करेगी वो सारे एलिमेंट्स को पढ़ने में जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स। नेक्रोसिस दैट इज ए पर्टिकुलर डेथ ऑफ द टिश्यू, लोकलाइज्ड टिश्यू। कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी नेक्रोसिस कॉज करेगी? कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम। केक क्यों मांगा? भैया किसी के बर्थडे पार्टी में गए तो केक तो खाएंगे ही। ठीक है, केक खाने के लिए मांगना पड़ेगा, तो याद रखना केक क्यों मांगा। ये किसका निमोनिक है? नेक्रोसिस का। ठीक है, उसके बाद 2 और हमने पढ़े थे, उनके भी निमोनिक्स देख लो। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी कराती है बच्चों? पोटेशियम, सल्फर, मॉलिबेडनम, नाइट्रोजन। किसी से मोटिवेट नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, टीचर से, बट ये तो निमोनिक्स है और ये बनाए हुए निमोनिक्स नहीं है बच्चों, ढूंढा है आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए ढूंढा गया है, तो किसी से मोटिवेट नहीं। किसका निमोनिक्स है? उन एलिमेंट्स का जिनकी कमी से सेल डिवीजन इनहिबिट हो सकता है। नेक्स्ट है, कुछ एलिमेंट्स की कमी होगी तो फ्लावरिंग डिले हो जाएगा। फ्लावरिंग डिले का मतलब फ्रूट बाद में बनेगा, दैट मींस सीड बाद में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों, वो पूरा का पूरा डिले हो जाएगा। और वो कौन से एलिमेंट की कमी से होता है? मॉलिबेडनम, सल्फर, नाइट्रोजन। इसको कैसे याद रखेंगे? भैया मौसम सही नहीं है, जो आजकल का मौसम देख लो, फरवरी आ गया है बट ठंड जा नहीं रही, तो मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमने चारों के चारों पढ़ लिए हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, अब भूलोगे नहीं। बट नोटिस करने वाली जो बात ये है बच्चों कि आप देखो, सल्फर की कमी से सेल डिवीजन भी इनहिबिट हो रहा है, सल्फर की कमी से फ्लावरिंग पर भी इफेक्ट आ रहा है। सल्फर का एग्जांपल ले रही हूं, सल्फर की कमी से क्लोरोसिस भी हो रहा है। दैट मींस एक एलिमेंट एक से ज्यादा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है। दैट मींस अगर प्लांट में क्लोरोसिस हो रहा है तो उसका भी हो सकता है वजह क्या हो? सल्फर की कमी। अगर प्लांट में सेल डिवीजन इनहिबिट हो रहा है, हो सकता है उसकी भी वजह क्या हो? सल्फर है। ठीक है, अगर फ्लावरिंग डिले हो रही है उसकी भी वजह क्या होगी? सल्फर की कमी। तो एक
एलिमेंट एक से ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम और देख सकते हो, मैग्नीशियम क्लोरोसिस भी करवा सकता है और इसकी कमी से नेक्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर नहीं है, बट यहां पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम दोनों में है। तो यार हर एलिमेंट की कमी से कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है और वो रिपीट भी हो सकती है। दैट मींस एनसीईआरटी ने एक बात लिखी हुई है बच्चों कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पर। डेफिशिएंसी सिम्टम डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मिनरल, क्योंकि आप देख रहे थे कि एक मिनरल, one mineral can have more than one deficiency symptom। तो आप सोच रहे होगे कि मैम फिर हम कैसे पहचानेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम को देख करके कि किस एलिमेंट की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे एलिमेंट एक सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चों साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी खासी स्टडी कर रखी है, टेबल सारा कुछ बना रखा है कि किस एलिमेंट का इफेक्ट क्या होगा और उसकी कमी से प्लांट को डेफिशिएंसी सिम्टम कौन सा होगा। तो हमें बस उस टेबल की मदद लेनी है, उसकी मदद से हम ये देख पाएंगे कि विच एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस पे डिपेंडेंट है, टाइप ऑफ मिनरल। दूसरा क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्योंकि बच्चों क्रिटिकल कंसंट्रेशन हर मिनरल एलिमेंट्स के लिए अलग है। इट इज डिफरेंट फॉर मैक्रो, इट इज डिफरेंट फॉर माइक्रो। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग अलग है प्लांट में। तो ऑब्वियसली वो कंसंट्रेशन जो प्लांट को चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, मैक्रो के लिए अलग होगी, माइक्रो के लिए अलग होगी। सो इट इज वेरिएबल फॉर मैक्रो एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन दोनों के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। दूसरा, वो एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल, इस पे भी डिपेंड करता है। मोबाइल का मतलब वो एलिमेंट्स जो मूव कर सकते हैं अपने पोजीशन से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। जैसे हमने बात की थी ना बच्चों इसके पिछले चैप्टर में, कौन कौन से मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, एन पी के, ये मोबाइल है। इमोबाइल क्या लिखा हुआ था, कैल्शियम। अब एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में सल्फर को मोबाइल लिखती है, इस वाले चैप्टर में इमोबाइल लिखती है। कायदे से तो सल्फर इमोबाइल ये सही है, बट एनसीईआरटी की दिक्कत है बच्चों। अब देखो जब रिवाइज करेगी तो वो क्या ठीक करती है, बट ये कंट्रोवर्सी है एनसीईआरटी के साथ। इसके पिछले चैप्टर में सल्फर को मोबाइल लिखा हुआ है, इस चैप्टर में इमोबाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल। इससे क्या समझ रहे हो, अब आओ ध्यान से सुनना, ठीक है। आ जाओ, मैंने आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में बताया था, जैसे एक पेड़ बनाओ, यहां पर बनाओ बड़ी लीफ, बड़ी लीफ का मतलब बूढ़ी लीफ, ओल्डर लीफ, ठीक है। ओल्डर के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेनेसेंट, तो हम इसको सेनेसेंट लीफ बोलेंगे, ठीक है। और इधर से एक यंग लीफ निकल रही है, ठीक है, दैट इज यंग लीफ, यंग लीफ। ये इसका रूट है और ये है हमारा सॉइल। ये क्या है बच्चों, सॉइल, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जड़ कहां पर होगा बच्चों, सॉइल में। तो ये हमारा सॉइल है पूरा का पूरा, सॉइल में इसकी जड़ें आ रही हैं। तो ये जड़ें क्या करती हैं, सॉइल इज द रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो उन मिनरल्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो आपको पता है हमने पूरा का पूरा अपटेक और ट्रांसलोकेशन पढ़ रखा है ना। तो उस चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि मिनरल्स कहाँ जाते हैं, जाइलम ऑफ द रूट में, ठीक है। फिर जैसे ही वो जाइलम ऑफ द रूट में पहुंच जाते हैं उनको ट्रांसलोकेट करना पड़ता है। फिर हमने ये भी लिखा था कि इन मिनरल्स की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है, जो पार्ट्स ग्रोइंग है। तो ऑब्वियसली ओल्ड वाला ग्रोइंग है, यंग वाले ग्रोइंग है, ये ग्रोइंग है ना, ये तो अभी बच्चा है यंग वाला, ये तो अभी इसको डेवलप करना है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया, ये मिनरल्स जो रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं, ये बाय डिफॉल्ट कहां जाएंगे, ओल्डर लीफ में नहीं जाएंगे, बाय डिफॉल्ट कहां जाएंगे, यंग लीफ, क्योंकि यंग लीफ चीफ सिंक होता है मिनरल्स का। ये बात पिछले चैप्टर के एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, हमने नोट्स में भी लिखी हुई है, कोई बात नहीं। अब मान लो सॉइल में फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग नाइट्रोजन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जो मिनरल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो नाइट्रोजन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो नाइट्रोजन की कमी हो गई सॉइल में, नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गेट्स डेफिशिएंट इन सॉइल, नाइट्रोजन गेट्स डेफिशिएंट इन सॉइल, नाइट्रोजन है ही नहीं सॉइल में, जाहिर सी बात है अगर नाइट्रोजन सॉइल में है ही नहीं तो फिर इस रूट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पर यंग लीफ को नाइट्रोजन कहां से मिले अपनी ग्रोथ के लिए? तो यार हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी बच्चों कि जो ओड लीफ होती है वो अपने मिनरल्स को कहां ट्रांसपोर्ट करती है, कहां पर रीट्रांसलोकेट करती है? यंग लीफ में। तो जब नाइट्रोजन सॉइल में ही कम है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, नाइट्रोजन कहां से कहां जाएगा? इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीफ। दैट मीन्स यंगर लीफ को देने के लिए नाइट्रोजन तो ओल्डर से जाता रहेगा जाता रहेगा, यंगर बड़े मजे में है क्योंकि उसको कमी का एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? सॉइल में कम था, कोई बात नहीं, इसका बड़ा भाई है ना, इसके बड़े भाई ने उसको जो भी नाइट्रोजन चाहिए था यहां से अपने घर से भेजता चला गया, भेजता चला गया। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि इस ओल्डर को क्या हो जाएगी, सारा नाइट्रोजन सारा खाना तो इसने अपने भाई को दे दिया, इसके पास खाने के लिए है ही नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि जितने भी मोबाइल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उनकी कमी सबसे पहले कहां दिखेगी? देखो उनकी कमी सबसे पहले कहां दिखेगी? ओल्डर में। क्यों? क्योंकि ओल्डर से यंगर में तो जाता जा रहा है, यंगर को तो कभी एहसास भी नहीं होगा नाइट्रोजन कम है ना। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, कि अगर मोबाइल एलिमेंट्स डेफिशिएंट है, इफ दे आर डेफिशिएंट, मोबाइल एलिमेंट्स कौन होते हैं? एनपीके। इफ डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले कहां दिखाई देगा? डेफिशिएंसी सिम्टम इज फर्स्ट सीन इन ओल्डर लीव्स। हाँ, एक बार है कि बड़े भाई के पास अगर ऐसा होगा कि बच्चों की सारा का सारा नाइट्रोजन, सारा का सारा फॉस्फोरस और सारा का सारा पोटेशियम ये अपने छोटे भाई को दे चुका है, यंगर लीफ को दे चुका है, तो इसके पास अब देने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। तो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसके पास अगर सारा खत्म है तो यंग लीफ को भी कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि सॉइल में है नहीं, इस वाले के पास भी सारा कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके पास बहुत टाइम बाद इसके पास भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। बट क्वेश्चन ये आता है कि एनपीके ये मोबाइल एलिमेंट्स है, अगर इनकी कमी होगी तो सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम कहां दिखाई देगा? इट वुड बी सीन इन ओल्डर लीव्स, ठीक है, वही लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी हो, इफ दे आर डेफिशिएंट, तो व्हाट विल हैपन? अब सुनना ध्यान से, अगर ये डेफिशिएंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से केस बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं यार, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है, ये क्या है? सॉइल है। फॉर एग्जाम्पल अब कैल्शियम का एग्जाम्पल लेकर के चलो, ठीक है, कैल्शियम मिनरल है, सबसे पहले कहां जाएगा? एक सेकेंड बच्चों, छोटा लीफ बना लिया, बूढ़ा लीफ भी बना लिया, दोनों तरीके के लीफ बना लिए हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम को रूट एब्जॉर्ब करेगा। अब कैल्शियम भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट उस एरिया में जाना पसंद करता है जो ग्रो कर रहे हो। तो ग्रो कौन कर रहा है? यंगर लीफ, तो यंगर लीफ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मान लो कि कैल्शियम क्या हो गया है? कैल्शियम डेफिशिएंट हो गया है सॉइल में। मान लो क्या हो गया है? कैल्शियम डेफिशिएंट हो गया है सॉइल में। दैट मींस अब ये कैल्शियम ऊपर नहीं जा सकेगा क्योंकि सॉइल में है ही नहीं, तो रूट में कैसे एब्जॉर्ब हो? रूट में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ट्रांसलोकेट नहीं होगा। तो क्या होगा? बच्चों, इनको मिलेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम जैसे नाइट्रोजन ट्रैवल कर गया बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ, उधर वैसे ही कैल्शियम भी कर जाएगा। बड़े भाई के पास कैल्शियम सल्फर है तो जरूर, लेकिन अब ये ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएंगे, यहां से यहां पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये कैसे एलिमेंट है? दे आर इमोबाइल, मतलब ये घूम नहीं सकते, ये यहां से यहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। तो अगर
इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी हो रही है तो सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? यंगर लीफ में। क्यों? क्योंकि सॉइल से भी नहीं चढ़ रहा, क्योंकि सॉइल में डेफिशिएंट है, और दूसरा ये वाला लीफ इसको भेज भी नहीं पा रहा क्योंकि ये इमोबाइल है, ये घूम नहीं सकते। तो ये बात हम लिखेंगे बच्चों कि अगर इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी होगी तो सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम किसमें दिखाई देगा? डेफिशिएंसी सिम्टम is first seen in younger leaves, इसके बाद जाकर के कहीं ओल्डर लीव्स में डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा, बट सबसे पहला दिखाई देगा यंगर लीव्स में। तो आप खुद देख सकते हो डेफिशिएंसी सिम्टम किस पे डिपेंड कर रहा है? मिनरल कैसा है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कैसा है, और वो एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल, इस पे भी वेरी करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात कर ली है क्रिटिकल कंसंट्रेशन की और डेफिशिएंसी सिम्टम की। अब हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी की। क्या बात करेंगे बच्चों? टॉक्सिसिटी की। मैंने आपको बताया था बच्चों कि टॉक्सिसिटी हम किसके लिए बोलते हैं? टॉक्सिसिटी हम बोलते हैं फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इनकी जो डिमांड होती है प्लांट में वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। दैट मींस क्रिटिकल कंसंट्रेशन बहुत कम, मतलब कम ही है, ये थोड़ा सा ही अमाउंट यूज करके प्लांट में सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े से भी एक्सेस हो गए, वो एक्सेस में उतना प्लांट को चाहिए ही नहीं, तो ये टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स। ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से मतलब जितना रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन उससे थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक इफेक्ट। क्लियर है? तो हमें कैसे पता चलता है कि बच्चों एक मिनरल टॉक्सिक हो सकता है? हाउ वी गोना डिस्टिंग्विश इट? ठीक है, हाउ वी गोना डिफाइन इट? तो डेफिनेशन के लिए हम क्या लिखते हैं? इफ आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू decreases the dry weight of tissue by 10%, that means that concentration of iron is toxic. That is what? Toxic. अब हिंदी में इसका क्या मतलब है? अगर मान लो कोई टिश्यू है, मान लो लीफ ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस लीफ में कोई मिनरल है, फॉर एग्जाम्पल Mn है। ठीक है, Mn क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। Mn का अपना एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, बट Mn यहां पर रह करके क्या कर रहा है? यहां पर रह करके इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वेट है वो 10% घटा दे। Mn यहां पर प्रेजेंट है, इस टिश्यू में प्रेजेंट है, इस लीफ में प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस एक टिश्यू का 10% वेट घटा दे, दैट मींस वो कंसंट्रेशन Mn की टॉक्सिक है। वो कंसंट्रेशन Mn की क्या है? टॉक्सिक। ऐसे कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल आयन। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए डिफाइन करते हैं हम? माइक्रो के लिए। देखो, क्रिटिकल कंसंट्रेशन तो मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए है, बट टॉक्सिक कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम बात करेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, और जो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने लिया हुआ है, एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है टॉक्सिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज एक्सेस ऑफ मैंगनीज। एक्सेस ऑफ मैंगनीज प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट। देखो, मैंगनीज क्या था? माइक्रोन्यूट्रिएंट था, थोड़ा भी एक्सेस में हुआ तो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक इफेक्ट। अब ध्यान से देखना, टॉक्सिक इफेक्ट एनसीईआरटी दो तरीके से डिफाइन करती है। एक होता है डायरेक्ट इफेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, जिसको हम इंटरफेरेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरफेरेंस इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट एंड इंटरफेरेंस इफेक्ट। इसका क्या मतलब है यार? मान लो मैंगनीज
लीफ में ज्यादा है, तो मैंगनीज के ज्यादा होने से लीफ पर क्या डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। और कभी कभार मैंगनीज या कोई भी मिनरल एलिमेंट अगर एक्सेस में है तो वो दूसरों का काम खराब करता है। क्या करेगा, दूसरों को अपना काम नहीं करने देगा। जैसे कैल्शियम का अपटेक खराब कर देता है, आयरन का अपटेक खराब कर देगा, मैग्नीशियम का अपटेक खराब कर देगा, तो होगा क्या, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनके डेफिशिएंसी से भी प्लांट में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी दोनों बातें लिखते हैं बच्चों कि डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, जो एनसीईआरटी हमें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यस, डायरेक्ट इफेक्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट इफेक्ट में हम लिखेंगे यस, जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अगर मैंगनीज एक्सेस में है तो ये क्या कॉज करता है, ब्राउन स्पॉट्स लीफ में, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, एक पत्ती बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइज करोगे तो याद भी बहुत दिन तक रहेगा। तो आपको पता है इसमें वेन्स हैं, ठीक है, ये एक पत्ती बना दी है बच्चों, दिस हैज गॉट वेन्स। अब देखो होता क्या है, इस वेन्स की क्या हो रखी है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या है, येलोइंग ऑफ लीव्स। इस वेन का क्या हो रखा है बच्चों, क्लोरोसिस। ठीक है, तो जहां जहां वेन्स की क्लोरोसिस हो रखी है उसी के अराउंड हमें क्या देखने को मिलते हैं, ब्राउन स्पॉट्स लीफ में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्राउन स्पॉट्स। तो अगर आपको लीफ में ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं क्लोरोटिक वेन्स के अराउंड, तो समझ जाना हो सकता है कि मैंगनीज एक्सेस में है, मैंगनीज अपनी टॉक्सिक कंसंट्रेशन में है, इसीलिए तुम्हें ये टॉक्सिक सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मैंगनीज, दैट इज अ डायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि मैंगनीज एक्सेस में। दूसरा क्या करता है, मैंगनीज एक्सेस में है, खुद तो एक्सेस में है, दूसरों का काम भी खराब कर दो। ठीक है, जैसे it inhibit the uptake of magnesium and iron, ठीक है, it inhibit the translocation of calcium to shoot apex। सब समझाएंगे अभी, ध्यान से सुनते जाना बस। और तीसरा क्या कर सकता है ये, it inhibit with the activator of certain enzymes। अब ये इनडायरेक्ट इफेक्ट समझने के लिए फिर से एक पेड़ बनाएंगे यार, ठीक है, पेड़ पौधा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा रूट, ठीक है, ये कहां पर मौजूद है बच्चों, सॉइल में मौजूद है, क्योंकि सॉइल ही मिनरल का घर है, ठीक है, और ये अपर पार्ट्स में जाएगा। ये हो गया हमारा लीफ। हम क्या कह रहे हैं कि मैंगनीज एक्सेस में है तो क्या क्या कर सकता है, मैंगनीज एक्सेस में है, डायरेक्ट इफेक्ट देख लिया है। अब मैंगनीज एक्सेस में है तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम और आयरन का जो अपटेक है, मैग्नीशियम और आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो घटा देता है, मतलब रिड्यूस करा देता है। आयरन और मैग्नीज को रूट के अंदर, प्लांट के अंदर पहुंचने ही नहीं देगा। दूसरा क्या हमने लिखा है, ये कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन ये रोक देता है, कैल्शियम को ऊपर पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या करता है वो, आपको पता है बच्चों कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए मिनरल एक्टिवेटर की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम कौन है, अगर ये एंजाइम रुबिस्को है, ठीक है, आपको पता है रुबिस्को लीफ में प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये रुबिस्को को अपने एक्टिवेशन के लिए कौन सा एक्टिवेटर चाहिए, मैग्नीशियम। तो ये रुबिस्को क्या चाहेगा कि मैग्नीशियम इसके पास आकर के बैठे, बट होता क्या है, मैग्नीशियम से कंपटीशन कौन करता है, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज मैग्नीशियम से कॉम्पीट करेगा वहां पर बैठने के लिए, और वो गलती से अगर बैठ गया, मान लो लड़ाई में कौन जीत गया, मैंगनीज जीत गया, तो एक्टिवेटर तो खराब ना, ये एंजाइम तो खराब, प्रोसेस रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है यार कि मैंगनीज खुद तो एक्सेस में है और अपने एक्सेस की वजह से ऐसे एलिमेंट्स की प्लांट में क्या करा दे रहा है, डेफिशिएंसी।
मतलब मैंगनीज का एक्सेस will lead to deficiency of मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। ये बात लिखी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को अंदर जाने नहीं दे रहा, आयरन को अंदर जाने नहीं दे रहा, कैल्शियम को ऊपर पहुंचने नहीं दे रहा है। तो मैग्नीज की एक्सेस से इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, और डेफिशिएंसी होने की वजह से इन प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, तो एनसीईआरटी ने एक बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लांट में टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये सिर्फ मैंगनीज की वजह से है। हमें कैसे पता चलेगा? हम कह तो रहे हैं कि मैंगनीज एक्सेस में होता है तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, बट हम कैसे बताएं इसको? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। व्हाई? क्योंकि मैंगनीज का एक्सेस दूसरे एलिमेंट्स का कमी हो रहा है, दूसरे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी करा रहा है। तो हो सकता है जो तुम्हें इफेक्ट प्लांट में देखने को मिलता हो वो क्यूमुलेटिव मतलब एड ऑन हो, उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी और इस Mn का एक्सेस, ये सब मिल करके तुम्हें ये इफेक्ट शो कर रहे हो। इसीलिए एनसीईआरटी ने बात लिखी हुई है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रीजन एक्सप्लेन्ड, क्योंकि इसके एक्सेस से कुछ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी देखने को मिल जाएगा। तो आप श्योर नहीं हो पाओगे कि वो टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से है एंटायरली, या वो क्यूमुलेटिव है, एड ऑन इफेक्ट है, डेफिशिएंसी सिम्टम की वजह से भी है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इसके बाद एनसीईआरटी ने एक टॉपिक लिखा हुआ है मिनरल एब्जॉर्प्शन, बट ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों, मिनरल एब्जॉर्प्शन टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि रूट की सेल्स हैं, ठीक है, रूट की सेल्स हैं। आपको पता है, एक सेकेंड, आपको पता है, मान लो ये एपिडर्मिस की एक सेल बनाई है, तो आपको पता है एपिडर्मिस का आउटग्रोथ क्या बनाता है? रूट हेयर्स बनाता है, ठीक है। रूट हेयर्स कहां पर एक्सटेंडेड होते हैं? रूट हेयर्स एक्सटेंडेड होते हैं सॉइल में। कहां पर? सॉइल में। क्यों? क्योंकि वो सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? एक सेकेंड यार, सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों? वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हमने क्या बना दिया? रूट हेयर्स की सेल। ये हमने बना दिया है एपिडर्मिस। ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल वॉल है, और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यार, अब ध्यान से सुनना कि जो सॉइल है इसी में सारे मिनरल्स मौजूद हैं, इसी में सारे मिनरल्स मौजूद हैं। तो जो मिनरल्स मौजूद हैं सॉइल में वो पानी के साथ ट्रैवल करके आते हैं ना, पानी के साथ ट्रैवल करके आते हैं। तो मिनरल्स के सेल के अंदर आने के दो तरीके हमने पढ़े थे। अगर मिनरल इस स्पेस में आए, ये स्पेस में, स्पेस कौन सी स्पेस है? ये द वन विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस आउटर स्पेस को क्या बोला जाएगा? इस आउटर स्पेस को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट वाला स्पेस। और एपोप्लास्ट वाला स्पेस कैसा होता है? नॉन लिविंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा तरीका जो मिनरल का एब्जॉर्ब होने का है वो किसमें घुस जाए? सेल के अंदर घुस जाए, ठीक है, इनर स्पेस में घुस जाए, इसको बोलते हैं इनर स्पेस। और ये तरीका कौन सा होता है बच्चों? सिम्प्लास्ट। ये तरीका कौन सा होता है? सिम्प्लास्ट। तो हमने ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है कि जब एपोप्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है तो वो क्या होती है? पैसिव। ये पढ़ा हुआ है बच्चों, ये रिवीजन है आपका एक तरीके से। और सिम्प्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगी तो वो क्या होगी? एक्टिव और पैसिव दोनों लिखा था, एक्टिव और पैसिव दोनों लिखा था, और दोनों का रीजन भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सिम्प्लास्ट एक्टिव हो सकता है क्योंकि मिनरल्स जब आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पंप्स और चैनल्स होते हैं, तो अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो एपोप्लास्ट क्या होता है? पैसिव होता है। सिम्प्लास्ट हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है,
ठीक है, तो यही बताया है कि किसी भी तरीके से मिनरल्स अंदर घुस सकते हैं, या तो वो इस वाले स्पेस से घुसे एपोप्लास्ट, या वो डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाए, दैट इज सिम्प्लास्ट। ठीक है, अब जब मिनरल अंदर आता है, जब मिनरल अंदर आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब मिनरल अंदर आया है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। इन मतलब एंट्री, और जब इससे होकर के बाहर जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इफ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इफ्लक्स। तो यही सारी चीजें एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, और एपो और सिम के बारे में हमने पिछले लेक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाले में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बच्चों, मिनरल एब्जॉर्प्शन के बाद, सॉइल एज रिजर्वॉयर। सॉइल एज रिजर्वॉयर, ये तो हमने इतनी बार इसका इस्तेमाल कर लिया है कि बच्चों अभी तक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि हम हमेशा बोल रहे हैं सॉइल है, सॉइल में मिनरल है, तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि प्लांट जो भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सॉइल से आ रहे हैं। तो अगर ये पेड़ है और ये पेड़ की जड़ें हैं, तो ये जड़ें कहाँ पर प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, सॉइल में। आप जब इकोलॉजी पढ़ोगे ना बच्चों क्लास 12th में, इकोलॉजी पढ़ोगे जब आप क्लास 12th में, तो आप देखोगे सॉइल की ना लेयर्स होती हैं। आपको जैसे आप जमीन में देखते हो, जमीन इन द सेंस जहां पर मिट्टी है, तो आपको सिर्फ अपर लेयर दिखाई देती है ना, तो वैसे ही लेयर्स होती है सॉइल की, ए बी सी डी। तो ए लेयर तक ही आप देखोगे इसकी जड़ें जाती हैं। ठीक है, इसके नीचे रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होता है। तो यार ज्योग्राफी में छोटे क्लासेस में पढ़ाते हैं ना कि रॉक्स में भी कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस का सोर्स मतलब कहाँ है, रॉक्स में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ठीक है, ये पढ़ोगे आप। तो रॉक्स भी टूटते हैं, रॉक्स के टूटने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रॉक्स के टूटने को हम बोलते हैं वेदरिंग। तो वैसे तो हमें पता है कि जो सॉइल है उसमें मिनरल्स है, मेन जो मिनरल्स हैं वो सारा का सारा सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, और सॉइल में मिनरल्स कहां से आ सकते हैं, रॉक्स की वेदरिंग से आ सकते हैं। ठीक है, किससे आएंगे, रॉक्स की वेदरिंग से आएंगे। सॉइल में कुछ माइक्रोब्स भी तो मौजूद है बच्चों, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ठीक है, तो वहां से आ सकता है कुछ मिनरल्स, माइक्रोब्स के थ्रू आ सकता है, रॉक्स के थ्रू आ सकता है। ठीक है, अब ये जो जितने भी मिनरल सॉइल में आए हैं इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करेगा, लीव्स को करेगा, स्टेम को करेगा, या जहां पे भी इन मिनरल्स की जरूरत है, फ्रूट्स को, सीड को, जहां पे भी जाना है। ठीक है, इन प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर एनिमल्स, हर्बीवोर एनिमल्स। ठीक है, ये पत्ती भी मर जाएगी किसी ना किसी दिन, ये लीव्स फॉल होगी। ठीक है, ये एनिमल्स का डेथ होगा, और इनका क्या होगा, एक सेकेंड, इनका क्या होगा, डीकॉम्पोजिशन होगा। इनका क्या होगा बच्चों, डीकॉम्पोजिशन। तो दी एनिमल्स के मरने से, प्लांट के मरने से जो भी उनके अंदर का अमीनो एसिड होता है वो भी नाइट्रोजन के फॉर्म में वापस से कहां आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। तो आप खुद देखो, रॉक से भी आ सकता है, माइक्रोब से भी आ रहा है, प्लांट एनिमल्स के डीकॉम्पोजिशन से भी आ रहा है, वो सब कुछ कहां पर मिल रहा है, सॉइल में। इसीलिए हम सॉइल को क्या बोलते हैं, मेन रिजर्वॉयर ऑफ, इट इज द रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स। और अगर आप बाहर से फर्टिलाइजर्स भी डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूरिया डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, तो यूरिया भी तो आप सॉइल में ही डाल रहे हो ना, यूरिया भी तो आप सॉइल में ही डाल रहे हो। तो आप देख रहे हो सब कुछ कहां जा रहा है, अल्टीमेटली सॉइल में जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है, सॉइल में जा रहा है। कुछ सॉइल से बह करके लीच आउट होकर के रॉक्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, वो अभी नहीं पढ़ा रहे बच्चों, वो जब इकोलॉजी पढ़ोगे क्लास 12th में तो थोड़ा बहुत साइकिल पढ़ोगे वहां पर पढ़ लेना। बट अभी यहाँ पर इतना समझना कि सॉइल ही मेन सोर्स है जहां पर मिनरल सारे के सारे तुम्हें मिलेंगे। कहां कहां से सॉइल में आ सकते हैं वो सारा का सारा ब्लैक बोर्ड पर
लिख दिया है। ठीक है, तो बहुत जनरल बात थी जो एनसीईआरटी ने कही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, व्हाट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? यार वी नो दैट नाइट्रोजन बहुत है, बट बहुत कहाँ है, सॉइल में या एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, अराउंड 70% है, बट सॉइल में जो नाइट्रोजन की डिमांड है ना, सॉइल में जो नाइट्रोजन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में बच्चों, अवेलेबिलिटी है जो सॉइल में वो बहुत कम है। जब किसी मिनरल का डिमांड ज्यादा हो और उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रिटिकल न्यूट्रिएंट। मतलब क्यों क्रिटिकल बोल रहे हो? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और ऐसे एलिमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है जो प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल है। दैट मींस अगर नाइट्रोजन ना मिले प्लांट्स को तो प्लांट्स की ग्रोथ पर इफेक्ट आ सकता है। दैट मींस वो नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉर बोथ नेचुरल एज वेल एज एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि मैंने ये बात क्यों कही है बच्चों। मैंने ये बात ये कही है इसलिए कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एटमॉस्फेयर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है सॉइल में, सॉइल के साथ, क्योंकि सॉइल में माइक्रोब्स भी है। सॉइल में क्या है बच्चों? माइक्रोब्स भी है, और सॉइल में प्लांट्स भी हैं। तो माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए। दैट मींस दोनों करेंगे कंपटीशन, दोनों करेंगे लड़ाई। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। दैट मींस नाइट्रोजन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बट इतना अवेलेबल ही नहीं है सॉइल में। जब किसी मिनरल एलिमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्रिटिकल बोल रहे हैं। क्रिटिकल है, उसमें है वो, है ना। और अवेलेबिलिटी कम है, दैट मींस वो डेफिशिएंट है, इतना है ही नहीं कि दोनों को सफिशिएंटली मिल सके। अगर मिलता तो कंपटीशन क्यों करते, बड़े मजे में पड़े रहते। दैट मींस नाइट्रोजन की कमी प्लांट की ग्रोथ को लिमिट कर सकती है, इसीलिए हम नाइट्रोजन को लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं एग्रीकल्चर एज वेल एज नेचुरल इकोसिस्टम। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें जबकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में कितना सारा नाइट्रोजन है ना। इसीलिए आप पढ़ते हो नाइट्रोजन साइकिल। उस नाइट्रोजन साइकिल में क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? सॉइल में ला करके उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींचना है और सॉइल में लाना है। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं ये पढ़ना है हमें थ्रू नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको घुमाएंगे, सॉइल में लाएंगे, सॉइल से घुमा के प्लांट्स में लाएंगे, प्लांट से घुमा के फिर सॉइल में लाएंगे, फिर से एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे। तो ये क्या चल रही है? नाइट्रोजन की साइकिलिंग। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सॉइल में है नहीं, एटमॉस्फेयर में भर भर के है, तो उसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट कराना पड़ रहा है ऐसे फॉर्म में जो प्लांट इस्तेमाल कर सके अपने पर्पस के लिए, प्लांट इस्तेमाल कर सके अपने पर्पस के लिए। तो आओ एक ट्रेलर सुन लो। ठीक है, एक ट्रेलर सुन लो, पिक्चर तो नेक्स्ट क्लास में होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और यहां पर बनाते हैं सॉइल। क्या है ये? ये है सॉइल, सॉइल लेवल, ये है सॉइल। क्योंकि सॉइल में कम है तो हम क्या चाहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाना। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है यार, इंडस्ट्री में बना लो, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल। अगर हमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे? फिक्स कराएंगे।
इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो बच्चों, एक प्रोसेस होता है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, इस हेबर्स प्रोसेस में ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके इंडस्ट्री लेवल में क्या बनाते हैं, अमोनिया। इस अमोनिया फॉर्मेशन को जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो क्या किया हमने, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अमोनिया के फॉर्म में। तो देखो पहले नाइट्रोजन के फॉर्म में था, अब ये कहां किस फॉर्म में आ गया है, अमोनिया के फॉर्म में इन दी सॉइल। इस तरीके के फिक्सेशन को हमने नाम दिया है इंडस्ट्रियल। दूसरा आपको पता है बच्चों कि ये जो नाइट्रोजन है ये एयर में है, एयर में ऑक्सीजन भी तो है, एटमॉस्फेयर के पास तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, या जब लाइटनिंग होती है, या जब क्या होता है बच्चों, लाइटनिंग। तो वी कैन राइट दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to form नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नॉक्स क्या है बच्चों, यहां पर नॉक्स है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये कब होता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग प्रोसेस, या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी रेस के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना लेंगे बच्चों, नॉक्स। और नॉक्स आपको पता है बच्चों, ये आप पढ़ते हो कि नॉक्स बारिश होगी, बारिश के साथ कंबाइन करके वो एसिड रेन के फॉर्म में आते हैं। और रेन कहां पर पड़ती है बच्चों, रेन पड़ेगी सॉइल में। ये भी केमिस्ट्री में आप कहीं ना कहीं पढ़ते होगे, इन्वायरमेंटल में। इफ नॉट तो इतना याद रखना कि ये जो नॉक्स है वो कहां पर आ जाएगा, सॉइल में। कैसे आ जाएगा, बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर के नाइट्रिक एसिड बना लेंगे, बारिश का पानी सॉइल में आएगा और फिर वो टूट जाएगा किस फॉर्म में, ये नॉक्स टूट जाएगा अपने किस फॉर्म में, नाइट्राइट्स के फॉर्म में और नाइट्रेट्स के फॉर्म में। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, या तो तुम ये भी लिख सकते हो बच्चों, या तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक सेकेंड बच्चों। यस, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्साइड ने कंबाइन किया, बट ये कॉम्बिनेशन कब होगा, जब लाइटनिंग या यूवी रेस प्रेजेंट होंगे। तो इतनी इनफ एनर्जी है कि दोनों को कंबाइन करा के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना ले। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है और कहां से आ सकते हैं बच्चों, यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट पेज में कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, नॉक्स है, ये और कहां से आते हैं बच्चों, गाड़ी हम चलाते हैं, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर तो वैसे होता है जो नॉक्स पैदा नहीं करता है, इसीलिए पोल्यूशन चेक कराते रहना चाहिए। ज्यादा पुरानी गाड़ी होती है इसलिए चलान करता है ना, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर खराब है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकालेगा, तो इसको एज अ एयर पोल्यूटेंट भी माना जाता है। ठीक है, बट अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जो एनसीईआरटी लिखती है उस पर चर्चा करते हैं कि एक हमने देखा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहां से बना है, दूसरा हम बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहां से बन सकता है, इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम पावर स्टेशन, पावर स्टेशन से या फॉरेस्ट फायर से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं, फॉरेस्ट फायर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते हैं। ठीक है, पावर स्टेशन हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, और हम लिख सकते हैं फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजन्स। ठीक है, यहां से भी आपको नॉक्स का प्रोडक्शन दिखाई दे सकता है। ठीक है, नॉक्स का प्रोडक्शन दिखाई दे सकता है। यस, दिस इज द लाइन विच इज देयर इन द एनसीईआरटी। तो हमने देखा कि नॉक्स बन करके सॉइल में किस फॉर्म में आ जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स। नेक्स्ट एक और तरीका होता है बच्चों, वो तरीका क्या है, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फिक्स करते हैं, वो फिक्स कर लेते हैं डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो हमने 3 प्रोसेस देखा जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहां पर लाया जा रहा है, सॉइल में। ठीक है, जब इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनिया बनाया जाता है सॉइल में, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा हमने पढ़ा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को बना करके, इस तरीके के नाइट्रोजन फिक्सेशन कब हुआ है,
बिजली मतलब लाइटनिंग के दौरान, तो इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या यू कैन से ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इसमें कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन खींच रहा है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, वो डायरेक्टली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में बना लेते हैं, अमोनिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो कमी क्या थी, प्रॉब्लम तो यही था ना बच्चों, प्रॉब्लम तो यही था कि सॉइल में था नहीं, है ना, सॉइल में था नहीं, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा था। तो तीन प्रोसेस का इस्तेमाल करके, तीन प्रोसेस का हमने इस्तेमाल करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां ला करके छोड़ दिया है, सॉइल में ला करके छोड़ दिया। तो अब चाहे बैक्टीरिया उठाए, चाहे वहां से प्लांट उठाए, उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। अब उनको इतना कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, पहले करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले उनके पास इतना सारा नाइट्रोजन था ही नहीं, इतना सारा नाइट्रोजन था ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में को सॉइल में ला करके छोड़ा जाता है, वो यही है। 60% नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, और एनसीईआरटी इसीलिए हमें यही वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन समझाती है। ठीक है, तो मेनली हमें यही पढ़ना है बच्चों। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो कि बस खत्म, नो इट इज नॉट ओवर येट, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल सी दैट अब ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू, इसका होगा क्या, इसका क्या होगा, क्या इसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट लेक्चर में ये सब आपको पता चलेगा बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ ओनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द फेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर पे बेस्ड वी गोना डू एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और एक जो साइकिल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एनसीईआरटी रिवाइज करके आना बच्चों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।